today's video. This is अनुपमा. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2 लेके आई हूँ. पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था. आज हम उसको अप्लाई करेंगे रिएक्शंस पे और देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर पे फ़र्क आने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप कैसे पहचान सकते हैं. और हमें आज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी ख़त्म करने हैं. उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के एंड में बताया भी था कि सारे जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है लास्ट वीडियो में, जो सीखा है, उस फॉर्मूले से सारे कंपाउंड्स के आप या सारे मॉलिक्यूल्स के आप ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं. और इसके लिए आपको उनका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है. कुछ एग्जांपल्स उस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दे दूँ जिससे कि पुरानी वीडियो का ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट एटलीस्ट रिवाइज हो जाए. तो अब कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं. पहला मान लीजिए मैंने ले लिया है Na2S2O3. इसमें आपको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ठीक है, तो हमको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं, और सोडियम का, क्योंकि ये एल्कली मेटल है इसलिए इसका हम +1 मान लेंगे. 2 है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र भी 2 है इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 2X हो गया. प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 लिख दिया, इंटू 3 कर दिया, इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी कि क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू +4, यानी कि x इज इक्वल टू +2. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मैं लेती हूँ C3O2. ठीक है, अब इसमें ये है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. इसको मान लेते हैं x, तो ये 3x + -2 × 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू +4. x इज इक्वल टू 4/3. x इज इक्वल टू 4/3. ये क्या आ गया, 4/3 और प्लस में है, साइन तो मेंशन करना है, प्लस में है. ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में होमवर्क में दिया था. Br3O8. है तो 3x + -2 × 8 इज इक्वल टू 0. अब क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 × 8 = 16, यहाँ पे +16, x इज इक्वल टू +16/3. ये फिर एक और फ्रैक्शन में आ गया. अभी तक तो सारे हमारे होल नंबर्स में आ रहे थे, है ना, प्लस माइनस यानी कि इंटीजर्स में आ रहे थे, प्लस माइनस होल नंबर में आ रहे थे. ये फ्रैक्शन में कैसे आने लग गया. ठीक है, अच्छा और निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन वाली बात करते हैं. ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ आप लोग निकालिए. S2O7 नेगेटिव, इसका निकालते हैं. और दूसरा एक और निकालिए, S4O6 नेगेटिव. S4O6 नेगेटिव. ठीक है, इन दोनों का निकालेंगे. इन दोनों में हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. ठीक है, खुद से ट्राई करो एक बार. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 2x + -2 × 7 इज इक्वल टू, ये क्या है, -2. ओवरऑल चार्ज अब यहाँ पे 0 नहीं है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, तो वो हम ओवरऑल चार्ज यहाँ पर लिख देंगे. यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 0 था, इसलिए हमने इक्वल टू के बाद 0. अगर इक्वल टू के बाद कोई चार्ज लगा हुआ है तो आप इक्वल टू के बाद वो चार्ज लिखेंगे विथ साइन, प्लस माइनस के साथ. ये क्या हो जाएगा, 2x - 2 × 7 = 14 इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 12/2, यानी कि 12/2 यानी कि +6. ठीक है, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6 आ गया. ठीक है, इसमें भी ज़रा निकालिए सल्फ़र का, तो ये हो जाएगा 4x
प्लस -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज -2, तो 4x माइनस 6 2 = 12 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू वहाँ जाएगा 10 और डिवाइड +10, ठीक है, +10 डिवाइडेड बाय 4, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +5/2, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। तो देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे देख लिए जो कि कैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक का कुछ और है, एक का कुछ और है और एक का कुछ और है। ठीक है, तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, या तीनों में से किसी 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक जैसे हो सकते हैं और तीसरे का अलग हो सकता है। इस तरीके से जब एक ही एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होगा तो हम क्या करते हैं, हम उन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो तीनों का, यहाँ पे 3 है तो तीनों का। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 सल्फर एटम चारों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन सब का एवरेज निकालेंगे और क्या कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम क्या करेंगे, उन सब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम देखें, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है इसको आप याद रखिएगा। इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे जो मैं आपको करके बताऊंगी, ये शो करके दिखाऊंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं Fe3O4 का। अब अगर इसमें हम Fe का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें यही x वाले फॉर्मूले से, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम ले लेंगे 3x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू +8/3। देखिए ये भी फ्रैक्शन में आ गया। ये फ्रैक्शन में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर Fe3O4 FeO और Fe2O3 2 वैलेंसीज में है। हमें पता है कि Fe की 2 बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 8/3 तो Fe की हो नहीं सकती। ठीक है, ये जो 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो आया किस वजह से है, यहाँ पे जो 3 Fe है इसमें से एक Fe जो है वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बाकी 2 Fe जो है वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं। देखो कैसे, एक Fe आपका +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 के, और 2 Fe आपके +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि 2 × +3, और डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ये आ गया आराम से 8/3। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसके वजह से। Fe3O4 लिखते ज़रूर हैं लेकिन एक्चुअल में Fe 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है, +2 और +3। ठीक है, ऐसे ही एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फेरोसाइनाइड। ठीक है, फेरोसाइनाइड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी फ्रैक्शन में आएगा। एक्चुअल में इसमें क्या है कि ये जो 4 Fe हैं ये +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये जो 4 Fe हैं ये +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो एक Fe है, एक नहीं सॉरी, ये होल ब्रैकेट 3 लगा ना, ये जो 3 Fe है ये +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर आप इसका टोटल चार्ज निकालोगे तो कैसे, 4 × 3 12 प्लस 2 3 = 6 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल, 4 और +3 7, कितना हो गया 18/7। ठीक है, 18/7 प्लस 18/7 इसका एवरेज चार्ज आएगा। तो जो हम फ्रैक्शंस में देख रहे हैं चार्जेस, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एवरेज चार्ज है किसी एटम का एक कंपाउंड में।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए, अब मैं आपको एक और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देती हूँ जहाँ पर आप हो सकता है फंस जाएं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? एक्सेप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो देखिए ज़रा, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन मैं ले लेती हूँ H2SO5, H2SO5, ठीक है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़रा इसमें S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये कितना हो जाएगा? +2, ठीक है, प्लस x प्लस -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +8, ठीक है, ये आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सल्फ़र कभी भी +8 के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं होता है। सल्फ़र का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हो गई। सल्फ़र विल नेवर शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू +6, यही मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यानी कि ये गड़बड़ हो गया। अगर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे? फिर कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बना के। ऐसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, ये है S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो एक S बना दिया और हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे? OH और ये OH, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर H2SO5 का बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लिया है सबने। अब क्या होगा? अब हम निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र का कैसे होता है। देखो, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी और आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो कैसे निकालना है। जितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। देखो, जितने बॉन्ड्स हैं, आप क्या करेंगे? उन बॉन्ड्स में देखेंगे कि दोनों, उस बॉन्ड के दोनों तरफ में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों में देखें तो सल्फ़र पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको बॉन्ड दिखे तो इसको -1 दे दो और इसको +1 दे दो। तो इस एक बॉन्ड के वजह से सल्फ़र पे +1 और ऑक्सीजन पे -1 आ गया। और ये अब आपको हर बॉन्ड के लिए रिपीट करना है जो सल्फ़र के साथ बन रहा है, क्योंकि हमें किसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट? सल्फ़र का। तो क्या हुआ? अब देखो, इस बॉन्ड की वजह से भी ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड्स, यानी कि इस ये एक बॉन्ड के लिए यहाँ +1 और यहाँ -1, और ये जो बगल वाला बॉन्ड है इसके लिए यहाँ +1 और यहाँ -1, ठीक है। ऐसे ही ऊपर के लिए यहाँ पे +1 और यहाँ -1, +1 और ये -1, सारे बॉन्ड्स कवर कर लिए हमने। अब आप क्या करो? सल्फ़र पे जितने प्लस चार्जेस हैं, भाई ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? टोटल चार्ज। तो जितने प्लस चार्जेस हैं सबको काउंट कर लो। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो S का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 6, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सल्फ़र का ही नहीं, आप इस तरीके से सारे एटम्स का निकाल सकते हो। जैसे अभी इस ऑक्सीजन का अगर मान लो निकालना हो, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन में ये माइनस चार्ज तो आ गया इस बॉन्ड की वजह से, ये भी तो बॉन्ड बन रहा है। अब इसके वजह से हमें पता है हाइड्रोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? -1 चार्ज देना है। एक बॉन्ड तो 1, 2 बॉन्ड हो जाएंगे तो आप 2 दे दो। जैसे अब यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ डबल बॉन्ड्स थे, ठीक है। तो हमने +1 इसका, +-1 इसका, -1 इसका, प्लस अलग अलग करने के बजाय आप टोटल बता दो। 2 बॉन्ड है तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठे भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अब इस पे टोटल चार्ज ऑक्सीजन पे -2, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर देखो, इस बॉन्ड की वजह से, ऑक्सीजन की वजह के ऊपर -1। अब एक और बात बता दूं, जब कोई एटम अपने ही साथ बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस ही नहीं है,
जब डिफरेंस नहीं है तो आप किसको प्लस किसको माइनस, तो आप क्या करोगे 0। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा 0, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। और -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखता है, परऑक्साइड। याद आया, प्रीवियस वीडियो में हमने किया है ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जब मैं आपको बता रही तो मैंने बताया था कि जहाँ पे कोई ऑक्सीजन परऑक्साइड होगा वहाँ पे उसके ऊपर कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा चार्ज होगा, -1। सेम यही चीज़ यहाँ भी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इसकी वजह से यहाँ -1 यहाँ +1, लेकिन इन दोनों की वजह से 0, तो टोटल चार्ज ऑक्सीजन पे क्या है, परऑक्साइड। ये -1, ये दोनों क्या है, ये दोनों परऑक्साइड के एटम्स है, ऑक्सीजन एटम है। ये बात समझ में। अब यहाँ पे देखो सल्फर का +6 आ गया, बढ़िया, +6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई जब एक सल्फर एटम होगा। मान लो एक से ज़्यादा सल्फर एटम हो गया, उस केस में क्या हो गया, इसको लिख लो, उसका अगला वाला फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑलराइट, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ S2O7 2 नेगेटिव का, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो 2 सल्फ़र हैं, तो 2 सल्फ़र है, इसकी वजह से हो सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में है। लेकिन ये फ्रैक्शन में कैसे, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही निकाला है इसका, ठीक है। इसका 5/2 आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। कैसे आया ये 5/2, आगे बात करते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, S2O8 2 नेगेटिव, ठीक है। S2O8 2 नेगेटिव, इसमें देखते हैं कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, ठीक है। S2O8 2 नेगेटिव। अच्छा, अब इसका ज़रा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा कि अब आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, 2 सल्फ़र हैं, और देखो जब भी 2 सल्फ़र हों तो आप सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा दें सल्फ़र पे, ठीक है, और ऑक्सीजन को जोड़ दें दोनों सल्फ़र के ऊपर, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सल्फ़र हो, 6 ऑक्सीजन हो गए हैं, बाकी बचे हुए 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए। इन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली है, सिर्फ एक ही सेटिस्फाइड है। अब इसी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज हट के यहाँ पे क्या लग जाता, H2, तो ये H2O8 हो जाता, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे लिखा है। ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं कैरोज एसिड, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, हाँ, कैरोज एसिड बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम लोग क्योंकि यहाँ पे देखिए परऑक्साइड बन रहा था ना, तो इसका एक और नाम है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये नाम भी आप कहीं पर लिख लें इसको हम, क्योंकि परऑक्साइड बन रहा है इसलिए परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब इसको हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन लगा के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन लगा के भी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन नहीं लगा होगा तो माइनस चार्ज लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उस बात पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के बिना करते हैं, कि हाइड्रोजन वाला एक हमने कर लिया तो चार्ज वाला भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। माइनस चार्ज के साथ करते हैं। अच्छा, अब देखो ये है सल्फ़र, बॉन्ड्स काउंट करो और चार्ज देते चलो। सिंगल बॉन्ड है +1 -1, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है +1 -1, डबल बॉन्ड है +2 कर दो और ये -2 कर दो, डबल बॉन्ड है +2 कर दो और -2 कर दो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी +1 +1 -1 -1 +2 -2 +2 -2, ठीक है। अब क्या करना है, सल्फ़र के सारे जितने भी टोटल चार्ज है वो पूरा काउंट कर लें। तो कितना है, 2 2 4 2 6, +6 इधर और +6 इधर, दोनों तरफ क्या आ गया, सेम आ गया। 2 सल्फ़र के एटम है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 सल्फ़र एटम्स हैं, इसीलिए टोटल क्या हो गया यहाँ पे +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। ओके, अब ज़रा ऑक्सीजन भी देख लें। ऑक्सीजन का देखो, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -1 है और ये एक नेगेटिव चार्ज लगा है, तो ये भी तो काउंट करेंगे।
तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना हो गया -2। यहाँ इस ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज क्या हो गया -2, ठीक है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। इस ऑक्सीजन की ज़रा बात करें, इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1 चार्ज आया और इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड की वजह से -1 चार्ज आया, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो ज़ीरो है भाई, दोनों ऑक्सीजन है तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि इस पे भी ज़ीरो चार्ज और इस पे भी ज़ीरो चार्ज। इस पे चार्ज टोटल क्या हो गया -1 और यानी कि ये दोनों कौन से ऑक्सीजन हैं, परऑक्साइड्स, ठीक है। ये दोनों ऑक्साइड्स हैं और ये दोनों क्या है, परऑक्साइड्स, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ठीक है। तो ये भी एक हमारा एक एग्जाम्पल हो गया बहुत अच्छा, जिसमें कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं CrO5 का, ठीक है, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो गया -2 × 5 = 0, x = +10। और मैं आपको बता दूं कि क्रोमियम कभी +10 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर यानी कि ये वाला काम ही करेगा, हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो बड़ा ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फटाफट आप वही प्लस माइनस वाले से तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए क्रोमियम का। देखो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे +1 और -1, ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड की वजह से +1 -1, इसके वजह से +1 -1 +1 और -1, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है यानी कि +2 और -2, ठीक है। यानी कि क्रोमियम पे 1 2 3 4 5 6 +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। ऑक्सीजन का भी देख ले, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 का। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या है, परऑक्साइड है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, -1 का, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आपका हो गया CrO5, जिससे कि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये हमारे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हो गए हैं, अब कुछ 2-3 और, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे काम करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो एक और स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दे रही हूँ बढ़िया। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को बना रही हूँ ये NCERT में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, तो इसलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें से एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक ना हो, सारे स्ट्रक्चर्स आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, S4O6 नेगेटिव, S4O6 ठीक है। अब इसका अगर आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। अब सवाल ये है कि फ्रैक्शन में आता कैसे है, आज वो समझते हैं कि फ्रैक्शन में आता कैसे है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो सल्फ़र, कितने सल्फ़र हैं, 4, चारों सल्फ़र को आपस में जोड़ दो, ठीक है। और ऑक्सीजन 6 में से मैक्सिमम ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड से जोड़ दें, ठीक है। ये देखो, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये एक डबल बॉन्ड हो गया और ये एक डबल बॉन्ड हो गया। 6 में से 4 हमने डबल बॉन्ड करके जोड़ दिए, ठीक है। बाकी जो 2 बच गए हैं उनको हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ये नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव क्यों लगा है, क्योंकि इसके बगल में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों लगा है, क्योंकि बगल में हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी नहीं है, बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन की, इसलिए -1 लगा है। आप चाहें तो इस चार्ज को हटा के यहाँ H2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ज़रा हम सल्फ़र के ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 4 सल्फ़र है और ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। अब सल्फ़र का ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हम लोगों को पता है कि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इस सल्फ़र और इस सल्फ़र के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, यानी कि ये भी चार्ज 0 और ये भी चार्ज 0, ठीक है। अब इस बॉन्ड के वजह से इस पे -1 का चार्ज और इस पे +1 का चार्ज,
इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे +2 का चार्ज और इसको -2 का चार्ज, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस पे +2 का चार्ज, -2 का चार्ज, टोटल चार्ज सल्फर पे कितना हुआ, +5, ठीक है। इस पे, इस वाले सल्फर पे चार्ज क्या होगा, 0, भाई इस बॉन्ड की वजह से भी 0, इस बॉन्ड की वजह से भी 0, टोटल चार्ज 0, इस पे टोटल चार्ज 0, इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे ये भी स्ट्रक्चर है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो इसका भी 5 आएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर 2 सल्फर एटम्स +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 सल्फर एटम्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स से, 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय 4, टोटल आ जाएगा क्या, 5/2, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले जो आपके आ रहे हैं वो आते हैं। एक और थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो आपका है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करने चलोगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या आ रहा है, 0, जबकि हमें पता है कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 का जनरली रखता है। जब हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स लिखे तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भाई कि सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है हैलोजेंस में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होगा, -1, अदरवाइज बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हो सकते हैं, -1 से +7 तक जा सकता है, -1 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या है, 0 है, ठीक है, क्या है, 0। कैसे 0 है ये देखते हैं। अब बेसिकली ये जो है ना ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसको हम लिखते तो भले ऐसे हैं लेकिन ये होता कुछ ऐसे है, CaOClCl, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, CaOClCl। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे कैल्शियम तो +2 के वैलेंसी में है, ठीक है, इस कैल्शियम के +2 को न्यूट्रलाइज करते हैं ये दोनों, भाई न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रलाइज करेंगे ये दोनों, कैसे, Cl यहाँ पर -1 है और यहाँ पर OCl -1 है, ब्रैकेट बाहर लगाते, ब्रैकेट के बाहर चार्ज लगाते हैं, OC यानी कि OCl यहाँ पर OCl के ऊपर चार्ज -1 है और इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज -. है। अब मुझे ये बताइए कि अगर OCl के ऊपर टोटल चार्ज -1 है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव हो सकता है, क्लोरीन के साथ पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यानी कि क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मतलब ये हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है, और क्लोरीन आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन की अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, -2 प्लस क्लोरीन का मान लिया x, टोटल चार्ज -1, कैलकुलेट करो, x = +1 आ जाएगा, क्लोरीन पे चार्ज कितना है, +1, इस पे नेगेटिव। तो जब आप एवरेज निकालने चलोगे क्लोरीन का तो क्या आ जाएगा, +1 -1 डिवाइडेड बाय 2 = 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कट गया 0। यानी कि क्लोरीन यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स से हम रिएक्शंस कैसे पता लगाएंगे। ऑलराइट, तो ये 2 स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, एक और जल्दी स्ट्रक्चर करा दूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है उसके बिना आगे बढ़ने के लिए, Br3O8 वाला, ठीक है, Br3O8। और मतलब ये आप लोगों ने किया हुआ है लेकिन मैंने इसको आपको स्ट्रक्चर के तरीके से नहीं बताया है कि आप स्ट्रक्चर के साथ कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका Br का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैं Br3O8 का स्ट्रक्चर आपको बता दूँ। बिना उसके बताए आगे बढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा बता दूँ, 2 मिनट और लगेगा, ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरीके से नुकसान हो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो Br3, तो देखो Br, ठीक है, बना लो। उसके बाद फिर O8 है ना, तो O8 कैसे बनाओगे, 3 ऑक्सीजन इधर दे दो, 3 ऑक्सीजन इधर दे दो, 2 ऑक्सीजन इधर दे दो और हर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दें आप, ठीक है। ये बन गया
3O8 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें देखो 3 ब्रोमीन है ना, और तीनों ब्रोमीन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे ये अलग होंगे, मतलब 2 के सेम होंगे, 1 का अलग होगा, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा एवरेज वो फ्रैक्शन में आएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ब्रोमीन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर करना होगा तो आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव देंगे। मैं भूल गई थी कि मैंने कैमरा ऑन किया या नहीं। ठीक है, चलिए ऑन है कैमरा। तो किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव देंगे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की, इस केस में डिस्कस किया था कि फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन होगा सिर्फ तभी पॉजिटिव होगा, उसके अलावा किसी भी हैलोजन के साथ होगा तो ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे -2 और ये +2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 और ये +2। इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड दोनों ब्रोमीन दोनों तरफ ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं, तो 0 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी 0 0। आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो इस पे। तो इस पे चार्ज आपको दिख रहा होगा कि +6 है, 2 2 4 2 6। इस पे कितना है 1 2 3 4 +4 है, इस पे +6 है। तो एवरेज चार्ज हम निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज चार्ज कैसे निकल जाएगा, 6 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो गया 18/3 प्लस 18/3। ठीक है, तो ये आपका एवरेज चार्ज आ गया इससे। आप वैसे इसका एवरेज चार्ज अब नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है एक्स वाला, उससे भी निकाल लोगे तो भी 18/3 ही आएगा। और स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एक आध का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ख़त्म हो गया है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का काम क्या है। तो देखो काम क्या है, हम ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करके ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ठीक है, देखो कैसे, आइए देखते हैं कैसे। मान लो कि एक रिएक्शन मैंने ले लिया है, एक रेडॉक्स रिएक्शन ले लिया है। जिंक प्लस CuCl2 gives ZnCl2 प्लस Cu। ठीक है, कॉपर क्लोराइड लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट वाला बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल है, आप वो भी ले सकते हो, उससे भी समझ सकते हैं। अब देखो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कैसे पता चला, इसमें कोई एक रिड्यूस हो रहा है और किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लें सबका। जब कोई एटम एलिमेंट्री स्टेट में हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, जब कोई एटम हो तो एटम पे ये क्या है, जिंक का एटम, तो एटम पे चार्ज कैसा होता है 0। एटम तो न्यूट्रल है ना, उस पर काहे का चार्ज, तो ये क्या हो गया 0। अब यहाँ पे CuCl2 में ये क्या हो जाएगा, कॉपर पे चार्ज कितना है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर पे निकालोगे तो कितना है +2, क्योंकि हमें पता है कि Cl कितना होता है -2। कैलकुलेट कर लो, अरे x +2 × -1 = 0, यानी कि x +2। ठीक है, तो कॉपर पे +2 का। ठीक है, इसी तरीके से इस पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में यानी कि 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जिंक 0 से +2 पे जा रहा है और यहाँ से कॉपर +2 से 0 पे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, पहले 0 था अब +2 पे पहुँच गया है। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे +2 से 0 यानी कि नंबर घट गया है, वैल्यू घट गई है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि ये चीज़ पता चल गया कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, ये एक एग्जांपल होगा। एक और एग्जांपल ले लो, Zn + HCl gives ZnCl2 + H2। ठीक है, इसमें भी ये सारे सिंपल से एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, यहाँ हाइड्रोजन 0 है।
ठीक है। तो जिंक 0 से +1 यानी कि यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन +1 से 0 यानी कि यहाँ हो रहा है रिडक्शन। एक और एग्जांपल लो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता? Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए यहाँ पे। Mn को ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ के कैसे होगा, कैसे निकालोगे? देखो, इसको मान लो X, मैंगनीज, Mn मतलब मैंगनीज, X प्लस -2 इंटू 2 = 0 यानी कि X = +4। यहाँ पे X +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। ठीक है, और क्लोरीन -1। ठीक है, +1 और -1। ऑक्सीजन तो -2 है, ये तो हमको पता ही है, तभी तो वैल्यू पुट की। ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज देखो, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? X प्लस -1 होता है क्लोरीन का, इंटू 2 = 0 यानी कि X = +2। यहाँ पे मैंगनीज +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन 0 है, एलिमेंट्री स्टेट है ना क्लोरीन का। अरे भाई अभी तो बताया, Cl और Cl दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, डिफरेंस 0। तो इस पर भी चार्ज 0 और इस पर भी चार्ज 0, ये तो अभी लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया? एलिमेंट्री स्टेट में है इसलिए 0। यहाँ पे ये +1 है, ये -2 है। ठीक है, चेंज कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो, ये क्लोरीन जो है वो -1 से पहुँच जा रहा है 0 पे। तो मतलब क्या हुआ? -1 से 0 पे पहुँच रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया। और मैंगनीज +4 से +2 पे वैल्यू घट गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। इज दिस क्लियर? अगर आपसे पूछेगा कि दोनों में से कौन से रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो आप MnO2 बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि किसका रिडक्शन, कौन सा स्पीशी का रिडक्शन हो रहा है, तो आप बताएंगे मैंगनीज का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए रिडक्शन के और ऑक्सीडेशन के। एक और एग्जांपल ले लो भाई, Cr2O7 प्लस Fe, Cr2O7 प्लस Fe, 2 पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका तो क्रोमियम का दिया हुआ है +3 और यहाँ Fe का दिया हुआ है +3, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि +2 से +3 यानी कि Fe क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, Da बार बार पता नहीं क्या मैं खा जा रही हूँ। अब यहाँ क्रोमियम है, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालिए, कितना होगा? इसको मान लेते हैं 2x, भैया x माना तो ये 2x हो गया, प्लस -2 इंटू 7 = 0। अब क्या हो जाएगा? ये 2 7 से 14, 14 डिवाइडेड बाय 2। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना आ जाएगा? +7 है ना, ये तो 14 डिवाइडेड बाय 2 +7, तो +7 से +3 पे पहुँच गया। इतना ज़्यादा डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर पे, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें कि आप पहचान लोगे कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से हुआ है। तो इसको ऑक्सीडाइज करने में इसका हाथ है, यानी कि ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और होगा इसका क्या? रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइज कैसे करेगा बगल वाले को? Cu2 पॉजिटिव ने जिंक को कैसे ऑक्सीडाइज किया? खुद रिड्यूस हो गए। ठीक है, खुद रिड्यूस हो गए। उसने अपने इलेक्ट्रॉन, या भाई 0 से 2 पॉजिटिव पे पहुंचा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसने दिए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो ले कौन रहा है? Cu2 पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने वाला कोई ना मौजूद हो तो जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होंगे। ठीक है, वो लूज़ हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव
है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट यू हैव डन दिस, अब हम लोग बड़ा मतलब 5 मिनट में आप लोगों को लूँगी मैं आप लोगों का, और आपको फटाफट नॉमेनक्लेचर बताऊँगी। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है नॉमेनक्लेचर का, लेकिन क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं, तो हमें नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि कई बारी हम ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ करके नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब देखो IUP कॉमन जो नेम्स है, कॉमन नेम के हिसाब से अगर किसी एलिमेंट के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल कि Cu+1 और Cu+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जो उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको हम बोलेंगे कुप्रस, ठीक है। इस तरीके से OUS लगा देंगे और इसको हम बोलेंगे कुप्रिक, ठीक है। ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, ये 2 आयरन के स्टेट्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे फेरस और फेरिक, ठीक है। ये आपके कॉमन नेम्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको CuO मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कुप्रिक ऑक्साइड। लेकिन अगर आपको Cu2O मिल जाए तो हम यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, इसको हम क्या बोलेंगे, कुप्रस ऑक्साइड। ऐसे ही Fe2O3 अगर ये मिल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, +3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपको FeO मिल जाए तो आप क्या बताओगे, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। इस तरीके से हम कॉमन नेमिंग करते हैं कई सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। बहुत इसमें कुछ करना नहीं है, आप बहुत कम जगह पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दूसरा एक तरीका ये है जिसको हम स्टॉक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूज़ होता है, ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है। स्टॉक सिस्टम के हिसाब से जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे होंगे तो आप उस मेटल के बगल में ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्हीं की बात अगर हम करें, CuO है, ठीक है, तो CuO में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड है नहीं ये, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ऑक्साइड। अब जैसे Cu2O है, तो ये 2 लिखा है मैंने, Cu2O, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर, यहाँ कुप्रिक और कुप्रस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, P, कॉपर 1 ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर आपको सिल्वर क्लोराइड लिखना हो, AgCl, तो आप क्या लिखोगे, सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है। ऐसे मान लो कि जिंक सल्फेट लिखना है तो क्या लिखोगे, जिंक 2 सल्फेट, ठीक है। मेटल के बगल में हम हमेशा ब्रैकेट में करके रोमन नंबर्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बड़े सारे एग्जांपल है, आप अपनी बुक निकालेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा, कोई बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं होगी इसमें, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने क्रोमियम का किया था, CrO5 किया था, तो इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली थी, निकाल लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, +6, ठीक है, ये ऐसे, और बगल में लिख देंगे ऑक्साइड, ठीक है। ये इस तरीके से निकालना मैंने बताया है, अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप ये स्ट्रक्चर्स और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देख लें। सो दिस वाज अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस
मैं बताने जा रही हूँ ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका यहाँ पे डिफरेंट होगा क्लासीफाई करने का, ठीक है। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, ठीक है। काफ़ी रात हो रही है और शायद इतनी रात को मेरा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना कुत्तों को पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों को भी आवाज़ें सुनाई दे रही है? कितनी एनर्जी है इन लोगों में यार। शांत हो गए, चलो फिर चालू हो गए। चलो अच्छा देखो, अरे रे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, redox reaction basically, types of redox reactions, ठीक है। ओके, शांत हो गए। एक्चुअली दिक्कत ये है, दिन में अगर आप वीडियो बनाएं तो यहाँ पे सब्ज़ी वाले, बाइक, गाड़ियाँ और ये सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं तो बहुत शोर होता है। बच्चे खेलते हैं शाम के टाइम तो उनका शोर होता है, तो मैं सोचा कि रात में बनाया जाए। रात में भी कुत्तों का शोर होता है, कोई सल्यूशन ही नहीं है। चलो अच्छा देखो, सबसे पहला है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन में हमें पता है, डीकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट को हम मल्टीपल रिएक्टेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने HCl ले लिया और उसको तोड़ दिया H2 + Cl2 में, H2O ले लिया और उसको तोड़ दिया H2 + O2 में, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ 0, यहाँ पे -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ 0, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ ये 0 और यहाँ ये 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये +1 से 0 पे जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये +1 से 0 पे जा रहा है मतलब रिडक्शन, -1 से 0 पे जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन, वैल्यू बढ़ गई ना, -1 से 0 पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें वैसे भी पता है कि जब हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी चीज़ में, जब हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पहुँचने तक क्लोरीन के पास से हाइड्रोजन हट गया, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही केस है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ आसान एग्जांपल्स हैं ये। कुछ और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaH, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा Na + H2, ठीक है, 0 0 पे पहुंच गए, यहाँ पे ये +1 था, ये -1 था। KClO3, ठीक है, ये KCl + O2 में पहुंच जाएगा, ठीक है, KClO3 KCl + O2 में पहुंच जाएगा। तो अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पे देखो +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 था, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है। कैलकुलेट कर लो ज़रा x का, कितना आ जाएगा, +1 + x - 2 × 3 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x, 3 2 = 6, -x = 0, x = +5। x की वैल्यू कितनी आ गई, +5 आ गई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या है, +5 है, और यहाँ कितना है, -1, यहाँ पे ये +1 में ही है, ऑक्सीजन यहाँ 0 पे आ गया। तो देखो ध्यान से देखो, K का कुछ ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, K का कुछ नहीं हुआ, Cl का +5 से -1 यानी कि वैल्यू घट गई, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे -2 से 0 वैल्यू बढ़ गई, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये टाइप्स का रिएक्शंस है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम रिडॉक्स पता कर सकते हैं। सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रिडॉक्स होंगे, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3, ठीक है, को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO + CO2, ठीक है, ये बनता है। अब ज़रा इसमें कैलकुलेट करिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबका, ये है +2 और ऑक्सीजन है -2, कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन है यहाँ पर -2,
ठीक है। अच्छा अब इसमें ज़रा हम कार्बन निकालते हैं, ठीक है। ये +2 प्लस x मान लो, और ये +-2 इंटू 3 = 0, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x, और ये 3 2 6, ये +2 है यानी कि -4, x +4 आ गया। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हम लिख देते हैं -2, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहाँ पे कितना आएगा +4 ही आएगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें किसी भी चीज़ में, किसी के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, ये रिडॉक्स नहीं है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है पर रिडॉक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम एक पॉइंट बड़े ही कायदे से लिख सकते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट redox रिएक्शन, ठीक है। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन redox रिएक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिख लें आप, डिकम्पोजिशन लिख लें। चलो भाई, अब फटाफट देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल वही H2 + O2 गिव्स H2O, सिंपल। Na + H2 गिव्स NaH, ठीक है। और एग्जाम्पल Mg + O2 गिव्स MgO, या Mg + N2, ठीक है, गिव्स Mg3N2, है ना। अब सब में देखो ज़रा, इसका एलिमेंट्री स्टेट है 0 0 और यहाँ पे ये +1 -2, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये 0 यानी कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये 0 से वैल्यू घट जा रही है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। सोडियम यहाँ 0, हाइड्रोजन यहाँ 0, सोडियम +1 -1। सोडियम के साथ, किसी भी अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन कैसा होता है, -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बाकी सारी केसेस में +1 होगा, यहाँ पे -1। तो 0 से +1 गया यानी कि ऑक्सीडेशन, 0 से -1 गया यानी कि रिडक्शन। मैग्नीशियम यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +1 -2, ठीक है। तो 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन, 0 से -2 यानी कि रिडक्शन। मैग्नीशियम से ये, अब ज़रा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यहाँ पे ये +2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये 0 है, ठीक है, ये +2 आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0 है तो हमें दिखाई दे रहा है 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, और ये 0 से -3 यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ईजी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक अब और देख लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जिंक 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ ये +2 है और यहाँ ये 0 हो गया, तो इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा लिख देती, CuSO4 + जिंक लिख देती, क्या कुछ होता? नहीं। तो क्या होता? नो रिएक्शन होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड होता है रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, हो सकता है कि क्लास 12th में, ठीक है। वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी हम लास्ट में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वहाँ जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। पर इसको मेन तरीके से आप और डिटेल में अच्छे से आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी मेटल की रिड्यूस होने की टेंडेंसी,
तो अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा मतलब कि वो रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज होने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब कि वो ऑक्सीडाइज होना ज़्यादा प्रेफर करेगा, रिड्यूस होना प्रेफर नहीं करेगा। तो इन दोनों के केस में अगर हम बात करें जिंक और कॉपर में, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और जिंक का काफ़ी कम है। जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट्स, 34 वाई लिख रही हूँ, 34 वोल्ट्स, ठीक है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट्स, ठीक है। और जिंक का कितना है, -0.76 वोल्ट, अरे बहुत कम है, वो तो पॉजिटिव में उतना, और ये नेगेटिव में वो भी 0.76, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफ़ी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये हमेशा रिड्यूस होने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो यही रिडक्शन करेगा, ये ऑक्सीडेशन ही करेगा हर बार। और यहाँ पे अगर जिंक को कॉपर को डिस्प्लेस करना है, ठीक है, अरे ये मैंने क्या सेम चीज़ तो लिखी है, ZnSO4 + Cu, ठीक है, ये हुआ ना उल्टा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर कॉपर को जिंक की जगह लेनी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जिंक को रिड्यूस होना पड़ेगा, वो भी कॉपर के सामने, तो ये तो कॉपर बर्दाश्त ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए तो हम कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, ये हम कैसे पता लगाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड्स which will get reduced, ठीक है, कौन रिड्यूस होगा ये डिसाइड करता है कौन, रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी के अकॉर्डिंग आप सारा इक्वेशन सारा रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉपर ही हो, कोई मेटल ही हो, कोई मेटल किसी नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देते। मैंने पहले HCl लिखा था, HCl भी लिख सकते हो, पर ये जिंक और कॉपर सल्फेट का रिश्ता थोड़ा ज़्यादा गहरा है तो हमने कॉपर सल्फेट लिख दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे ZnSO4 आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमें पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है, 0 है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, जिंक का कम है, ठीक है। हाइड्रोजन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है, ठीक है, 0 वोल्ट है, और वहीं जिंक का अभी हमने बताया, ये लिखा तो हुआ है जिंक का लिखा हुआ है, तो वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है ना, इसलिए ये ओके। लेट अस टॉक अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। बोलने में मैं क्या बोल रही हूँ हो सकता है ना समझ में आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग तो समझ में आ रही होगी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो, इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े उसमें हम ये देख रहे थे कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, एक ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरा रिड्यूस हो रहा था। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की खास बात क्या है कि इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट, एक ही एटम रिड्यूस भी हो रहा होगा और ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है, H2O2, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। इस बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है कई बारी। अच्छा, अब क्या होगा, H2O2, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया है, तो क्या बनेगा, H2O + O2। देखो H2O इज़ मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए H2O जो है वो प्रोडक्ट में बड़ी आसानी से फॉर्म हो जाता है, तो H2O + O2। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं सबके। तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है और ऑक्सीजन -1 है, मैंने आपको बताया पेरोक्साइड है तो -1 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया है, -2। वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में तो 0। अब जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन के केस में कोई डिफरेंस नहीं आया, यानी कि ना तो उसका रिडक्शन हुआ है ना ही उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, ऑक्सीजन का। देखो यहाँ से यहाँ तक -1 से -2, तो वैल्यू क्या हो गई, घट रही है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन।
और यहाँ से -1 से 0 वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। रिडॉक्स तो है, पर उस रिडॉक्स में भी कैटेगरी कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे वीडियो वाइंड अप कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई बार नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वो फेल हो जाता है कई कंपाउंड्स में, तो वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शंस में कैसे आते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे हम पता लगा पाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने से, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और हम लोगों ने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन बड़ा ही थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, इसलिए मैंने एक तो रिएक्शन बता के आप लोगों को चीज़ें समझा दी कि एक्चुअल में ये है क्या। आपके बुक्स में आपके पास बड़े सारे तमाम सोर्सेज होंगे, वहाँ से आप बड़े सारे मतलब हज़ारों एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं, बट उनकी इतनी नीड नहीं होगी क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जो मेन हमारा टॉपिक आएगा इस चैप्टर का वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस पे आएगी। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में 2 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और दूसरा तरीका नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। तो दोनों ही वीडियोस आने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो डोंट मिस इट। If you are new to this channel, then please subscribe to the channel. If you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter. I come up with videos of class 9, 10 science and 11, 12 chemistry. Now, if you have anything that comes up in your mind, any suggestion or advice you want to share with me, then definitely write it in the comments and I will definitely follow that up. Or please do share these videos with maximum students, maximum people who are not able to afford coachings and tuitions and all of those things. तो उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें पहुंच जाएगी तो फिर अच्छा है ना, वो लोग भी आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। तो कोई भी बच्चा रह ना जाए पढ़ाई से किसी भी तरीके से, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेसन्स और कंटेंट डालने का मेन मकसद तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको यूटिलाइज़ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।